वेलकम टू क्रिएटर करियर इंस्टीट्यूट। फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो दो होते हैं, है ना। एक हम लोग का होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा जो होता है वो हम लोग का होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। तो मैंने आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव सब कुछ बता रखा था कि द को हम लोग डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं और ए और एन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम लोगों ने इनडेफिनेट आर्टिकल के कंसेप्ट को पिछले क्लास में क्लियर कर लिया है और अभी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को यहाँ से शुरू से पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को यहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो आप लोग ऊपर लिखना पसंद करेंगे यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल हम लोग का क्या है, तो द है। द के हम लोग यूज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अभी जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो कॉमन एरर को बनाने के लिए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को बनाने के लिए, साथ ही सिंगल फिलर डबल फिलर को बनाने के लिए पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने 9th में 10th में 11th में भी ये वेरी कॉमन टॉपिक है। अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो ये पहले दूसरे से, इंग्लिश मीडियम का कोई आपके घर में लड़का होगा ना तो आप देख लेना, पहले क्लास से दूसरे क्लास से शुरू हो जाता है। और इसका जो लेवल है ऊपर तक, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, इससे भी थोड़ा सा ऊपर कैट मैट गेट का जो एग्जाम होता है जिससे हम लोग एमबीए करते हैं, उसमें भी ये सिलेबस में आर्टिकल है, लेकिन सबका लेवल क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग ऊपर लेवल से पढ़ेंगे कि हम लोग कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सवालों को बना पाए, ठीक है। तो हम लोग यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल हमारा क्या है, द है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग पिछले केवल द में ऐसा ही पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेस रहेगा तो उसके पहले द लगा देंगे, होली पिक्स रहेगा तो उसके पहले द लगा देंगे, कोई भी हेवनली बॉडीज, आकाशीय पिंड है तो उसमें द लगा देंगे। लेकिन द के पहले हम लोग बेसिक नेचर को समझते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहला रूल हम लोग लिखेंगे, लिखिए आप, लिखिए द इज यूज्ड बिफोर, लिखिए या फिर हम लोग कल जैसे लिख रहे थे हिंदी में वैसे ही लिखते हैं। लिखिए आप लोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग प्लूरल नाउन, कल मैंने समझा भी दिया था उसको, मैं आज लिखवा रहा हूं उसी बात को। द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है जब उसका रिफरेंस कैसा रहेगा, स्पेशल रहेगा। जब उसका रिफरेंस कैसा हो बाबू, स्पेशल, जब उसका रिफरेंस स्पेशल हो। लिख लीजिए, हम लोग कल ऐसा लिखे थे, रिफरेंस को मैंने समझा दिया था, अब हम लोग उसको लिख रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग का पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले दिमाग में, उसके बाद क्या, कॉपी में। क्योंकि कॉपी किताब रखने से, माय डियर फ्रेंड, अगर कोई तेज होता तो किताब का दुकान वाला सबसे तेज हो जाता, उसके पास फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश का बहुत सारा बुक रहता है। लेकिन आप उसको बुक लेना है इंग्लिश का और जाके पूछेंगे कि बताइए एडजेक्टिव कितने होते हैं, तब बुक लेंगे, तो वो बोलेगा ही ना कि भाई बुक लेना है कि दिमाग खराब करना है। तो वो बेचता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो उसमें और हमारे बहुत ज्यादा अंतर होना चाहिए। हम लोग को इसको डेवलप करना है, क्योंकि हम लोग इसको लेके एग्जाम देने जाते हैं, कॉपी किताब को लेके नहीं जाते हैं। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको हम लिखवा रहे हैं आपको कि द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है जब उसका रिफरेंस स्पेशल हो। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे द काउज ऑफ राधा, द काउज ऑफ राधा आर नॉट हियर, आर नॉट हियर। इसका मतलब कि राधा की जो गाय है वह यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट्स आर डांसिंग in the party, the students are dancing in the party. The second example is here, the students are dancing in the party. First of all, we are going to write here the cows of Radha are not here. The second example, the students are dancing in the party. अब लगे हाथ हम लोग इसमें एक चीज और लिखते हैं, तब ये क्लियर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें नोट करके हम लोग लिखते हैं, एक बात नोट करके लिखिए आप लोग, NB डैश, और लिखिए आप लोग द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं किया जाता है जब उसका रिफरेंस जनरल हो।
और इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए पिछले में हम लोगों ने यहाँ पे काउज और स्टूडेंट को इंडिकेट किया था, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे और लिखेंगे काउज गिव मिल्क, ठीक है। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल ऐसे क्रॉस करके लिखेंगे स्टूडेंट्स नीड बुक्स। ये हम लोग यहाँ पे भी क्रॉस कर दें, मतलब यहाँ पे नहीं लगेगा। अब देखिए इस बात को बेहतर समझने के लिए मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो रेफरेंस है बाबू, ये मॉडर्न ग्रामर का कंसेप्ट है, आपको किताब में ये नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को कॉमन एरर बनाना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाना है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ सेंस की रेफरेंस इज ऑफ टू काइंड्स। एक हम लोग का क्या होता है, स्पेशल, और दूसरा हम लोग का जो होता है वो होता है जनरल, ठीक है ना। तो हम लोग अभी पढ़ लिखे हैं जो रूल की, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसके पहले हम लोग द लगा भी सकते हैं और उसके पहले हम लोग द नहीं भी लगा सकते हैं। तो लिखवाया गया है पीछे हम लोग को यहाँ पे देखिए आप शुरू से कि लिखवाया गया कि द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है जब उसका रिफरेंस स्पेशल हो। अब रिफरेंस स्पेशल से क्या मतलब है, तो यहाँ पे रिफरेंस को और क्लियर करके अब देखिए दो स्टेटमेंट मैंने डाला। यहाँ पे है कि काउज गिव मिल्क, और एक हम लोग सेंटेंस लिखे हैं उधर पीछे कि काउज ऑफ राधा आर नॉट हियर। तो इसमें रेफरेंस वाली बात को अलग से भी हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हो सकता है कि पीछे वीडियो कोई नहीं देखे होंगे, तो यहाँ से भी उनको क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। तो रेफरेंस को जानिए बाबू, रेफरेंस दो होता है, एक स्पेशल और दूसरा हम लोग का क्या हो गया, जनरल हो गया, है ना। रेफरेंस स्पेशल जनरल। अब देखो काउज गिव मिल्क और यहाँ पे काउज ऑफ राधा आर नॉट हियर। तो आप देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में हम लोगों ने काउज का यूज किया है। यहाँ पे काउज है और यहाँ पे भी क्या है, काउज है। तो रेफरेंस देखिए, काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, तो हम लोग खास गायों को बोल रहे हैं कि दुनिया की सारी गायों को बोल रहे हैं, दुनिया की सारी गायों को बोल रहे हैं। तो जब सारी गायों को बोलेंगे तो उसको जनरल रेफरेंस बोलेंगे, और रूल है कि जनरल रेफरेंस जब रहेगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे काउज के पहले हीरो द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कि काउज ऑफ राधा आर नॉट हियर, राधा की गाय यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग दुनिया की सारी गायों को नहीं बोल रहे हैं, खास गाय को। किसकी गाय, तो राधा की गाय। इसलिए हम लोग इसमें काउज में स्पेशल रेफरेंस है, तब हम लोग इसमें द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यही बात हम लोग को लिखवाया गया यहाँ पे। यहाँ से फिर से हम लोग अपने एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले किया जाता है जब उसका रेफरेंस क्या हो, स्पेशल हो। अब देखिए काउज ऑफ राधा आर नॉट हियर, राधा की गाय यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब खास गायों को बात हो रहा है। किसकी गाय, तो राधा की गाय। तो स्पेशल रेफरेंस है काउज का, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। उसके बाद है कि स्टूडेंट्स आर डांसिंग द पार्टी, स्टूडेंट लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं, तो क्या दुनिया के सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, नहीं, जो वहां पे मौजूद है वही कर रहा है ना। इसलिए यहाँ पे कैसा रेफरेंस हो गया, स्पेशल हो गया। जब स्पेशल रेफरेंस हो गया तो स्टूडेंट्स के पहले यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो नोट में आपको लिखवाया गया है, मैंने एनबी लिखा है, एनबी का पूरा नाम होता है NOTABENE, नोटा बेन। तो इसका एन और बेन का क्या हो गया, बी। तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग इसको नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नोट। आप चाहे नोट को तो एनबी भी लिख सकते हैं। कैसे, हम लोग जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में एग्जाम्पल लिखते हैं, और एग्जाम्पल को हम लोग ईजी भी लिखते हैं। ईजी का पूरा नाम होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया, तो एग्जाम्पली का ई, ग्रेशिया का क्या, जी। तो आप नोट लिखिए चाहे एनबी लिखिए, बोथ आर वेरी सिमिलर। लेकिन पहले से हम लोगों ने नोट कई बार लिखा है, अब हम लोग बड़े हो गए, मूछ वाले हो गए, तो थोड़ा एनबी भी लिख सकते हैं ना। तो एनबी में लिखवाएगा कि द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं किया जाता है जब उसका रेफरेंस कैसा हो जी, जनरल हो। अब देखिए काउज इसमें भी है, स्टूडेंट्स इसमें भी है। पिछले जो हम लोग लिखे थे एग्जांपल बाबू, इसमें भी काउज और स्टूडेंट्स को लिए थे, और आगे जो अभी लिखे इसमें भी हम लोग काउज और किसको लिए हैं, स्टूडेंट्स को लिए। अब देखिए काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, तो दुनिया की सारी गायों को बोल रहे हैं कि खास गायों को, तो सारी गायों को बोल रहे हैं। जब सारी गायों को बोलेंगे तो रेफरेंस कैसा है, जनरल है। तो जनरल है तो इसमें हम लोग द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। उसी तरीके से स्टूडेंट्स नीड बुक्स, विद्यार्थियों को किताब की जरूरत होती है, तो दुनिया के सारे विद्यार्थी को, खास को, सारे को तो नहीं, इसलिए इसको हम लोग जनरल रेफरेंस में रखेंगे, और जनरल रेफरेंस है इसलिए इसमें हम लोग द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले बात समझ में आ गई। तो रूल नंबर 1 हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग लिखेंगे रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 दूसरा लिखिए आप लोग, सेम इसी के जैसा। रूल नंबर 2 लिखिए आप लोग, द का प्रयोग, हम लोग द का यूज पढ़ रहे हैं, लिखिए द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है
जब उसका रिफरेंस कैसा हो भाई, स्पेशल, जब उसका रिफरेंस स्पेशल हो गया। द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जब उसका रिफरेंस कैसा हो हीरो, स्पेशल, कैसा हो, स्पेशल हो। अब हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। जैसे आप हम लोग लिखते हैं कि द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, इस ग्लास का पानी गंदा है, ठीक है ना। दूसरा हम लोग लिखेंगे आई लाइक द टी ऑफ आसाम। दो एग्जांपल लिखिए आप लोग, पहला है कि द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी और दूसरा है आई लाइक द टी ऑफ आसाम। हो गया। तो अब देखिए सेम वही चीज चलेगा जैसा प्लूरल नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेम वही कंडीशन इसमें भी है कि द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जब उसका रिफरेंस कैसा हो बाबू, स्पेशल हो। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल हो में हम लोगों ने क्या लिखा है, इसको समझते हैं एग्जांपल से कि वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, इस ग्लास का पानी गंदा है। तो अगर बोलते हैं आप कि इस ग्लास का पानी गंदा है तो केवल इसी ग्लास का पानी की दुनिया का सारा पानी, तो केवल इसी ग्लास का पानी, तो कैसा रिफरेंस हो गया हम लोग का, ये कैसा हो गया, स्पेशल हो गया। जब स्पेशल रिफरेंस हो गया बाबू तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। उसी तरीके से आई लाइक ब्लैंक्स टी ऑफ असम, इसका मतलब है कि मैं असम का चाय पसंद करता हूँ। कहाँ का चाय, तो असम का। तो टी हमारा अनकाउंटेबल है, लेकिन उसका जो रिफरेंस है वो रिफरेंस कैसा है बाबू, स्पेशल है। दैट्स व्हाई इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। लेकिन नोट में हम लोग इसमें भी एक बात लिखेंगे, एनबी डैश करके, नोटा पेन यानी कि नोट करके लिखिए आप लोग, लिखिए द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाता है जब उसका रिफरेंस कैसा हो जी, जनरल हो, ठीक है ना। और हम लोगों ने जो पीछे एग्जांपल लिया था उसी वर्ड को, वाटर को और टी को इसमें भी लेंगे कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो वाटर से हम लोग ऐसा एक सेंटेंस लिखेंगे, वाटर इज लाइफ, और एक हम लोग लिखेंगे आई लाइक टी, दोनों में क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब कि यहाँ पे हम लोग द का यूज नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोगों ने लिखा है कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, और दूसरा हम लोगों ने लिखा है आई लाइक टी। अब देखो बाबू, पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे वाटर है तो इसके पहले क्या लगा है, द, यहाँ पे टी है तो इसके पहले क्या लगा है, द। लेकिन अभी के एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वाटर है तो इसके पहले द नहीं लगा है। या फिर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग का ये टी है तो इसके भी पहले द का यूज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका रिफरेंस कैसा है, जनरल है। रिफरेंस कैसा है, जनरल है। क्लियर हो गया हम लोग का। फिर से मैं आपको अलग से एक बार समझा देता हूँ यहाँ पे लिख करके। जैसे आप यहाँ पे लिखे हो हीरो की वाटर इज लाइफ, और एक है कि वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी, इस ग्लास का पानी गंदा है। तो वाटर इज लाइफ, वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल ही जीवन है, तो हम लोग किसी खास पानी को बोल रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं क्या कि बाजार समिति का या पटना में जो एक नई मछली बाजार का जल जीवन है, अब बाकी उधर चले जाइएगा, अनिशा बात तो जानलेवा है, ऐसा तो नहीं बोल रहे। जल ही जीवन मतलब ओवरऑल हम लोग सारे पानी के बारे में बोल रहे हैं। तो कैसा रेफरेंस, इसको बोलेंगे जनरल। तो जनरल में द का यूज नहीं होता है, लेकिन वाटर ऑफ दिस ग्लास यानी कि इस ग्लास का पानी गंदा है तो केवल इसी ग्लास का, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है हम लोग को। अब देखिए इससे हम लोग के एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अब इसी को हम लोग चाहेंगे तो कॉमन एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं। जैसे कि I don't know where are boys of पटना, यानी कोई बोलता है कि पटना के लड़के कहाँ हैं मैं नहीं जानता हूँ। I don't know ये A हो गया, where are ये B हो गया, और ये बॉयज ऑफ पटना इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये C हो जाएगा हमारा। यहाँ पे बॉयज ऑफ पटना ये C हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, नो एरर हमारा क्या हो गया बाबू, D हो गया। अब देखिए हम लोगों ने अभी जो दो रूल को पढ़ा है
तो 2 रूल में हम लोग इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है एक एग्जांपल के तौर पे कॉमन एरर का कि आई डोंट नो वेयर आर द बॉयज ऑफ पटना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि द नहीं लगा है। अब देखिए आप ही बताइए कि इसमें द लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखिए कि बॉयज ऑफ पटना, ये जो हम लोग का सी जो हिस्सा है ना, सेंटेंस का जो हिस्सा है सी नंबर, जिसमें एरर है। तो क्यों एरर है भाई? तो ये प्लूरल नंबर है। बॉयज कैसा नंबर है? प्लूरल नाउन है ना, ये प्लूरल नाउन है। अब आपको इसमें रेफरेंस को देखना है कि रेफरेंस कैसा है। तो इसका रेफरेंस कैसा है? बॉयज ऑफ पटना, कहाँ के लड़के? कहाँ के लड़के? पटना के लड़के। कहाँ के लड़के? पटना के लड़के, है ना। तो जब ये पटना के लड़के की बात हो रही है तो खास हो गया ना, कहाँ के लड़के? तो पटना के लड़के। तो इसमें हम लोग किसका यूज करना चाहिए था? द का, लेकिन द यूज नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। तो आप पढ़ेंगे वैसे, लेकिन सवाल ऐसे पूछा जाएगा। क्लियर है हम लोग का? तो प्लूरल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं यहाँ से, कि अगर हम लोग का जैसे कि ये कोई ये प्लूरल नाउन है तो उसके पहले हम लोग द लगा भी सकते हैं, लेकिन कब लगाएंगे? जब रेफरेंस कैसा होगा? स्पेशल। जैसे काउज ऑफ राधा, राधा की गाय। स्टूडेंट्स आर डांसिंग इन द पार्टी, स्टूडेंट लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं, तो दुनिया के थोड़े कर रहे हैं, खास हो गया। लेकिन इसी को अगर हम लोगों ने रेफरेंस को जनरल कर दिया, जैसे कि काउज की मिल्क, गाय दूध देती है, मतलब सारी गाय, तो जनरल रेफरेंस है। स्टूडेंट्स नीड्स बुक्स, विद्यार्थियों को किताब की जरूरत होती है, तो सारे विद्यार्थी को, तो कैसा रेफरेंस है? जनरल। तब हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया हम लोग को? ये पिछले क्लास में हम लोग ने 2 कंसेप्ट को मैंने बताया था, आज हम लोगों ने उसको लिख लिया। आज के क्लास में फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए, तो रूल नंबर 3 हम लोग लिखेंगे। रूल नंबर 3, 2 हो गया हम लोग का। अब हम लोग लिखेंगे रूल नंबर 3 को, है ना। रूल नंबर 3 लिखिए आप लोग। तीसरा लिखिए बाबू, आप लोग लिखिए द का प्रयोग, लिखिए द का प्रयोग, द का प्रयोग रिपीटेड नाउन के पहले, नाउन के पहले किया जाता है, किया जाता है। द का प्रयोग, द के जितने सारे यूज होंगे हम लोग को सारे को पढ़ना पड़ेगा। चलिए फटाफट लिखिए आप लोग, लिखिए द का प्रयोग रिपीटेड नाउन के पहले किया जाता है। द का प्रयोग रिपीटेड नाउन के पहले किया जाता है, यानी किसी भी नाउन को अगर हम लोग रिपीट करते हैं, रिपीट मतलब क्या होता है? दोहराना, दूसरी बार आता है, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि आई हैव अ कार, और फिर हम लोग लिखेंगे द कार इज कंफर्टेबल, द कार इज कंफर्टेबल। ठीक है ना। देखिए हमारा सेंटेंस है कि आई हैव अ कार, द कार इज कंफर्टेबल, या वेरी लगा देते हैं, द कार इज वेरी कंफर्टेबल। अब देखिए बोला गया कि रिपीटेड नाउन के पहले, यानी किसी भी नाउन को अगर आप रिपीट करते हैं तो उसमें क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। रिपीट मतलब दोहराना। तो यहाँ पे देखिए आई हैव अ कार, द कार इज वेरी कंफर्टेबल, यानी कि मेरे पास एक कार है और वो कार क्या है? आरामदायक है। तो ये कार यहाँ पे पहली बार आया हुआ है, और यहाँ पे हम लोगों ने कार को क्या किया है? रिपीट किया है। तो चलिए हम लोग रूल नंबर यहाँ पे 4 लिखते हैं। 4 लिखिए आप लोग। 4 में हम लोग लिखेंगे कि जब, लिखिए जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं रूल नंबर 4। अभी हम लोग द के यूज को पढ़ रहे हैं, द के यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रूल नंबर 4 से होके गुजर रहे हैं। जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें स्पेशल डिफरेंस वाली जो मामला हम लोग पढ़े थे उसका अटैचमेंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम लोग चूंकि इससे अलग से भी सवाल पूछता है तो हम लोग इसको अलग से पढ़ लेंगे। तो कहीं भी अगर आप नाउन देखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन लगा रहेगा और फिर कोई नाउन रहेगा, तो हम लोग पहले वाले नाउन के पहले, यानी कि यहाँ पे नाउन है ना और यहाँ पे भी नाउन है, ये हम लोग का क्या हो गया? पहला नाउन हो गया। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे अगर आप लिखते हैं कि गर्ल्स ऑफ पटना आर हियर, यानी कि पटना की लड़कियां यहाँ पर है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये नाउन है, ऑफ लगा है, और यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन, अगर नाउन ऑफ नाउन का केस बनता है तो पहले वाले नाउन के पहले हमेशा क्या लगाएंगे? द।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग का सेंटेंस क्या है, गलत है। दैट्स वाई सही सेंटेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, द गर्ल्स ऑफ पटना, द गर्ल्स ऑफ पटना आर हियर। ये हम लोग का क्या हो गया बाबू, सही हो गया। तो नाउन ऑफ नाउन, तो पहले नाउन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है ना। और भी इसका हम लोग एग्जाम्पल दूसरा हम लोग एक और देखते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि जैसे ये पेन का कैप है, तो हम लोग लिखेंगे कि कैप ऑफ दिस पेन, कैप ऑफ दिस पेन इज रेड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग का है, नाउन है, ऑफ लगा है, और इधर भी यहाँ पे पेन क्या है, नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन के केस में पहले वाले नाउन के पहले क्या लगता है, द। तो हम लोग को सही क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे कि द कैप ऑफ दिस पेन इज रेड। अब ये हम लोग का सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। पहले वाले नाउन के पहले क्या लग गया, द लग गया। बात समझ में आ रही है हम लोग को। तो कहीं भी नाउन ऑफ नाउन रहेगा तो पहले वाले नाउन में हमेशा हम लोग द का यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वो सेंटेंस कहीं सा गलत हो जाएगा। दैट्स क्लियर ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। 5 लिखिए आप लोग, रूल नंबर 5 लिखिए। द का प्रयोग, द का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के पहले, द का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले उसे प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है, उसे प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले उसे प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये रूल देखने में छोटा है, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इसमें 2-3 बातों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोग, द का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले उसको क्या बनाने के लिए, प्लूरल। अब हम लोगों ने जब शुरू में द का हम लोग यूज पढ़ रहे थे बाबू, तो मैंने बताया था कि द डेफिनिट आर्टिकल है, यानी कि वो किसी भी नाउन के पहले आता है तो उसको डेफिनिट कर देता है, प्री डिस्कस्ड कर देता है, यानी कि निश्चित कर देता है। तो द का नेचर क्या है कि अगर द जो है वो किसी नाउन के साथ आता है, तो द हमारा नाउन के साथ अगर आएगा तो उसको वो जो क्या बना देता है, पर्टिकुलर, यानी कि क्या हो गया, खास हो गया। ये द का नेचर है। लेकिन आपने अभी क्या पढ़ा कि द अगर किसी एडजेक्टिव के पहले आ जाता है तो उसको पर्टिकुलर नहीं बल्कि क्या बना देता है, प्लूरल। किसी भी एडजेक्टिव के पहले द आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये गांठ बांध के रखना है बाबू आपको कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगता है तो उसको प्लूरल बना देता है। क्या बना देता है, प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए, ये तो समझ में आया ना। जैसे अगर आप लिखते हैं कि आई सॉ द डॉक्टर, आई सॉ द डॉक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा डॉक्टर इसको पहले से आप जानते हैं, ऐसा डॉक्टर इसको पहले से आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, द डॉक्टर। तो ये नाउन का केस था। किसी भी नाउन के पहले द लगेगा तो उसको पर्टिकुलर बना देगा, यानी कि खास बना देगा। लेकिन अभी हम लोग जो है कि नहीं, इसमें देख रहे हैं किसका केस, एडजेक्टिव का केस। अब देखिए इसको एग्जाम्पल समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल है कि द पुअर आर ऑब्सेंट टुडे, ऑब्सेंट टुडे। यहाँ पे जो हम लोगों ने द पुअर लिखा है, ये जो द पुअर आपने लिखा है, द पुअर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, गरीब लोग, गरीब लोग। ये वेरी कॉमन वर्ड है, आप लोगों ने सुना होगा, बचपन से ये लाइन हम लोग सुनते आए, हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करो, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो द पुअर मतलब कोई खास गरीब नहीं। हेल्प द पुअर का मतलब ये नहीं कि किसी खास गरीब की मदद करो और बाकी को लाठी लाठी मार के भगा दो, ऐसा नहीं। द पुअर मतलब गरीब हो। तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो हम लोग को आगे पढ़ना है, लेकिन इतना थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट तो आपके पास होगा भाई कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। An adjective qualifies or adds something meaning to noun or pronoun. नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ जोड़ता है या क्वालिफाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे पुअर गर्ल, लड़की क्या है, गरीब है। यहाँ पे गर्ल कैसी है, तो पुअर है। तो गर्ल यहाँ पे क्या है, नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में कोई भी चीज आप देखते हो उसका कुछ ना कुछ नाम है, नाम है तो वही क्या है, नाउन है। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा, जैसे कि यहाँ पे गर्ल को क्वालिफाई कौन कर रहा है, पुअर, ये हम लोग का क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बोलिए बात समझ में आ रही है हम लोग को। अब बात है कि एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि द पुअर आर एब्सेंट टुडे, तो द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। उसी तरीके से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे कि द ब्लाइंड आर हेल्पलेस, द ब्लाइंड आर हेल्पलेस।
ठीक है। तो द ब्लाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड, ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव है, उसके पहले द लगा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अंधे लोग। द ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया हम लोग का, अंधे लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोग को। अब देखिए इसमें एक छोटा सा बात आपको और भी समझना है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लग गया तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसके साथ जो वर्ब एग्री किया है ये क्या है, प्लूरल है, यानी कि इज नहीं लगा है, क्या लगा है, आर लगा है, क्योंकि ग्रामर का एक वसूल है ना, ग्रामर का एक वसूल है। क्या वसूल है भाई, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। ग्रामर का ये वसूल है। लेकिन आप लोग नौजवान आदमी है तो प्यार का भी एक वसूल होता है। अपनी तो मोहब्बत में एक ही वसूल है, अगर तू मुझे कबूल है तो तेरा सब कुछ कबूल है ना जी। तो ये प्यार का वसूल है। लेकिन ग्रामर का वसूल क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो उसका वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये प्लूरल है इसीलिए क्या लगा है, ये वर्ब प्लूरल लगा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बच्चों के मन में ये भी आता है, ये कॉमन एरर का एक ये भी प्रारूप हो सकता है कि हम लोग को द पुअर्स लिखा रहेगा, क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, द पुअर्स आर एब्सेंट। तो क्या द पुअर्स लिखना सही होगा, तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव में जब द लग जाता है बाबू तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल। तो जब वो ऑलरेडी प्लूरल है तो क्या उसमें हम लोगों को अलग से एस लगाने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, द पुअर is already plural, that's why there is no need of using here s, इसमें हम लोग एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इससे मैं एक छोटा सा बात आपको बता रहा हूं कि ये लंबे समय तक आप याद रखेंगे क्रिएटिविटी के तौर पे। ऐसे दो दोस्त थे, ठीक है ना, तो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो एक दोस्त बहुत ही उदास बैठा था, दूसरा बोला कि भाई इतने उदास क्यों हो, तो बोला करे यार मेरा मोबाइल का बैटरी आज जल गया। तो बोला कि बैटरी जल गया मतलब क्या, तो बोला कि देखो ना हम घर से निकले थे तो 100% चार्ज करके निकले थे, लेकिन स्टेशन पे आए तो देखे कि ट्रेन आने में थोड़ी देर है, तो और भी थोड़ा उसको चार्ज में लगा दी कि थोड़ा और टाइट हो जाए, एक भी गाना मिस ना हो जाए, है ना। और जैसे ही मैंने चार्ज में लगाया फुस से आवाज और बैटरी जल गया। तब दूसरा दोस्त उसको समझाया कि अरे भाई जब तुम्हारा 100% चार्ज था तो उससे अधिक चार्ज हो सकता है क्या, नहीं, तो तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, अब सुनो गाना खूब, है ना। अब जो एक नहीं वही इस कहानी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा द पुअर है ये 100% चार्ज है, ये 100% क्या है, चार्ज है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा टाइट कर दे इस लगा के, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, इसको और टाइट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द पुअर इज ऑलरेडी प्लूरल, दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग हियर एस, इसमें हम लोग एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए द पुअर ही सही है। और इसके साथ का वर्ब जो एग्री करेगा हमेशा कैसे एग्री करेगा बाबू, प्लूरल एग्री करेगा। बात समझ में आई। तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल। लेकिन नाउन के पहले अगर द लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। तो रूल नंबर 5 हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6 लिखिए आप लोग। 6 में लिखेंगे हम लोग, लिखिए वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ, लिखिए तो वन ऑफ ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद द का प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि नाउन दिया रहे। अब ये देखिए ये भी एक रूल है जो ध्यान देने के लायक हो सकता है। हम लोग को बोला गया कि ईच ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, द का प्रयोग करते हैं बशर्ते कि सामने नाउन दिया रहे। अब देखिए अगर हम लोग सब्जेक्ट की बात करें तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग 8 भागों में कैटेगराइज करते हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन का ये सब। तो उसमें सब्जेक्ट बनने का जो अधिकार है वो सिर्फ 2 को है। किसको, एक नाउन को और दूसरा किसको, प्रोनाउन को। तो सब्जेक्ट के जगह पर या तो नाउन आएगा या उसी के इक्विवेलेंट, उसी के बराबर क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे मान लो रानी है, तो आप लिखते हैं कि रानी इज अ गुड गर्ल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। तो रानी के बदले में आपने क्या किया है, सी का यूज किया है, दोनों बराबर है। तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं उसमें सिर्फ 2 को अधिकार है कि वो सब्जेक्ट बनेगा, तीसरा कोई सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अगर और भी कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट बनता है तो उसी फॉर्म में आके बनता है ना।
जैसे बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि टुडे इज मंडे, तो ये ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि टुडे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, इसीलिए उसमें हम लोग इंट्रोडक्टरी ईट का यूज करके बनाते हैं कि इट्स मंडे टुडे, ईट लगाते हैं उसमें, ईट का यूज आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, हम लोग समय आएगा तो सब पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, और उसमें भी बोला गया कि कब करेंगे, जब नाउन दिया रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि वन ऑफ द, या फिर एक हम लोग पहले एरर करके दिखाते हैं, जैसे अगर आप लिखते हैं कि वन ऑफ बॉयज इज प्लेइंग लूडो, वन ऑफ बॉयज इज प्लेइंग लूडो, ठीक है ना, तो हमारा ग्रामर के हिसाब से ये सीधे सीधे क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, द का, कब करते हैं, जब नाउन दिया रहे। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ के बाद जो बॉयज है ये तो नाउन ही है ना जी, प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या है, नाउन है, तब हम लोग को यहाँ पे द लगाना चाहिए। अब देखिए इसके पहले हम लोग को द को बहुत हल्के में लेके चलते थे कि द लगाएं कि नहीं लगाएं कि छोड़ दे, लेकिन ये सब बारीक बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ये कॉमन एरर के सारे जितनी वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे है कि वन ऑफ बॉयज इज प्लेइंग लूडो, तो ये गलत हो जाएगा, और हम लोग सही लिखेंगे कैसे कि वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग लूडो, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बॉयज है फिर भी क्यों इज लगा है, क्योंकि वन ऑफ द बॉयज मतलब लड़कों में से कोई एक, तो कोई एक ही लूडो खेल रहा है ना, सब तो नहीं खेल रहे हैं, तो सिंगुलर हो गया ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ये हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे पढ़ने वाले हैं, फिलहाल यहाँ पे वन ऑफ बॉयज नहीं होगा, वन ऑफ क्या होगा, द बॉयज होगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से अगर ईच ऑफ द यू इज प्रेजेंट यहाँ पे लिखते हैं आप, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। गलत क्यों गलत हो गया, तो अब आपसे तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई देखो कि ईच ऑफ लगा है और इसके बाद द लगा है, तो गलत क्यों हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है, यू नाउन थोड़ी ना है, नाउन नहीं है, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो ईच ऑफ के बाद या वन ऑफ के बाद द लगता है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि सामने नाउन रहना चाहिए, अगर प्रोनाउन रहेगा तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो इसको हम लोग सही कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि ईच ऑफ यू इज प्रेजेंट, तब हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात हमेशा गांठ बांध लेना यहाँ पे कि वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सब जब आते हैं तो इनके बाद का जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है दोनों प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। इन सभी के बाद का नाउन कैसा होगा, प्लूरल, या प्रोनाउन भी कैसा होगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि वो एक को डिनोट करेगा, इसलिए वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो आपको ये रूल समझ में आया होगा, ईच ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद द लगाते हैं, लेकिन आगे नाउन रहना चाहिए। नाउन नहीं रहेगा, अगर प्रोनाउन है तब तो द लगेगा ही नहीं, लेकिन नाउन है तो जरूरी से ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद हम लोग द का यूज करेंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने रूल नंबर 6 को लिख लिया है। अब चलिए हम लोग रूल नंबर 7 को लिखेंगे। रूल नंबर 7 में हम लोग आ जाते हैं और 7 में हम लोग लिखते हैं। 7 में लिखिए आप लोग, लिखिए द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले उसे अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए भी किया जाता है। चलिए इसको लिखिए आप लोग, द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले उसे अबस्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए भी किया जाता है। लिख लिए हम लोग। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे हम लोग, लिखिए द फादर इन राम इज स्टिल अलाइव, द फादर इन राम इज स्टिल अलाइव। यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं द फादर, तो द फादर का मतलब हो जाएगा फादरली बिहेवियर, है ना। उसके बाद एक और एग्जांपल लिखिए, द मदर इन राधा इज डेड, द मदर इन राधा इज डेड। यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं ना द मदर, इसका मतलब हो जाएगा मदरली बिहेवियर,
मदरली बिहेवियर, मदरली बिहेवियर लिख लीजिए आप लोग, इसको जल्दी से लिखिए। द फादर इन राम। अब ये देखिए सेंटेंस देखने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसके मीनिंग को आप समझेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे नहीं ये सही है। द फादर इन राम इज स्टिल अलाइव। द फादर मतलब फादरली बिहेवियर। और नीचे लिखिए कि द मदर इन राधा इज डेड। द मदर मतलब क्या हो गया, मदरली बिहेवियर। लिख लिया आप लोग। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने दो नाउन का जिक्र कर दिया है, एक हम लोग कॉमन नाउन का जिक्र किए और दूसरा किसका किए, अबस्ट्रैक्ट नाउन का। तो ये नाउन आपको समझ में आना चाहिए क्लियरली, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तभी इस रूल को हम लोग समझ पाएंगे ना। तो एक छोटा सा जानकारी हम लोग, हालांकि नाउन आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए तो जो हम लोग का नाउन है बाबू, तो इसको हम लोग, नाउन को हम लोग करीब 6 तरीके से बांट सकते हैं मैक्सिमम, है ना। आप लोगों ने 1-2 सुना होगा, लेकिन मैं उसको 6 तरीके से बांट सकता हूँ। नाउन को हम लोग 6 तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन जो प्रचलन में है, जो आप इजीली समझ जाएंगे और आपका काम चल जाएगा, वो सिर्फ 2 तरीके से हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो मॉडर्न ग्रामर है वो बोलता है ना कि नाउन 2 होते हैं। एक हम लोग का जो कि काउंटेबल नाउन, और दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि एक हम लोग जिसको गिन सकते हैं और एक जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। एक हो गया काउंटेबल और दूसरा क्या हो गया, अनकाउंटेबल। अब देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर में हम लोगों ने पढ़ा था कि नाउन 5 होते हैं, और अभी नए ग्रामरियन बताते हैं कि नाउन कितना होता है, 2 होता है। तो 5 के जगह पे 2 आ गया, तो इसका मतलब ही नहीं कि 3 गायब हो गया, 2 बच गया। इसका मतलब ये हो गया कि पांचों का क्वालिटी जो है ये सिर्फ दोनों में है। जैसे सिंपल सा फंडा है बाबू, कि कहीं आप जाते थे, जैसे आप अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते थे और आप 5 किलोमीटर दूर चल के आते थे, एक रास्ता था जिससे 5 किलोमीटर दूरी थी, उससे आप आते थे, और किसी ने आपको एक दिन रास्ता बता दिया कि नहीं 2 किलोमीटर में आप वहीं पे पहुंच सकते हैं, केवल 2 किलोमीटर चलेंगे, तो आप 5 किलोमीटर को भूल जाएंगे। लेकिन क्या 5 किलोमीटर चल के वहां पे नहीं पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो वही कहानी है, हम लोग कोई भी नया चीज खोजते हैं, इसका मतलब वो पहले से क्या होता है, आसान होता है। जैसे पहले हम लोग हैंड फैन से काम चलाते थे, तो वो जगह रहेंगे तो ऐसे चलेगा, और सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मच्छर को पता चलेगा कि भैया सो गया है, आपका स्वागत करना शुरू करेगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने टेबल फैन बनाया। तो टेबल फैन में क्या होता है कि वो एक ही आदमी को ज्यादा पसंद करता है, जिधर उसका मुंह कर देंगे उसी को हवा देगा। तो हम लोग को लगा कि नहीं और कुछ होना चाहिए। उसके बाद सीलिंग फैन बना। देखिए ऊपर जो फैन लगा है उसको सीलिंग फैन बोलते हैं। छत का 2 अंग्रेजी होता है, एक रूफ होता है और एक होता है हम लोग का सीलिंग होता है। तो सीलिंग मतलब छत का निचला हिस्सा और रूफ मतलब छत का ऊपर का हिस्सा। तो सीलिंग फैन मतलब वो छत के निचले हिस्से में लगता है, इसलिए उसको सीलिंग फैन। तो वो रूम में सभी लोगों को हवा देने लगा। तो फिर हम लोगों को लगा कि यार ठंडा हवा नहीं दे रहा है, तो उसके बाद कूलर बना, है ना। तो कूलर में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है कि पानी तुम डालो, पानी तुम डालो। तो फिर उससे भी कुछ बढ़िया बना, क्या बना, एसी। और एसी से बेसी अभी कुछ भी नहीं बना है। हालांकि जापान वगैरह में एसी शर्ट वगैरह बिकता है ना, वो शर्ट में ही कुछ मशीन लगा रहेगा और वो भीतर से उसको कूलिंग करता रहेगा, है ना। हम लोग यहाँ आएगा तो हम लोग भी खरीदेंगे, पहनेंगे। तो नाउन जो है कि नहीं 2 तरीके का, एक काउंटेबल, दूसरा क्या हो गया, अनकाउंटेबल। लेकिन जो 5 नाउन पहले आपने पढ़ा है वो इसी में है। अब देखिए, अब हम लोग प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन इसमें आ जाएगा। हम लोग कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, तो कॉमन नाउन इसमें आ जाएगा। हम लोग कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं, तो कलेक्टिव नाउन इसमें आ जाएगा। लेकिन क्या मटेरियल नाउन को आप गिन सकते हो, बिल्कुल नहीं गिन सकते हो, तो मटेरियल इसमें आ जाएगा। और अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो अबस्ट्रैक्ट भी हमारा इसमें आ जाएगा। तो बात यहीं तक सीमित है। सिंपल सा फंड आपको समझना है कि ये 3 जो है गिन सकते हैं, तो ये तीनों किस में आ जाएगा, काउंटेबल में। और ये 2 नहीं गिन सकते हैं, तो ये किस में आ जाएगा, अनकाउंटेबल में। बात समझ में आ रही है। तो अब हम लोग को अभी जो यूज किया गया है, इसमें 2 नाउन का यूज आपको अभी किया गया है। देखिए एक मैंने यूज किया है किसका भाई, कॉमन नाउन का, और दूसरा मैंने यूज किया है किसका, इसमें अबस्ट्रैक्ट नाउन का। तो कॉमन नाउन मतलब जिसको बोलने से, यहाँ पे जो हम लोग कॉमन नाउन लिखे हैं, कॉमन नाउन का मतलब होता है जिसको बोलने से उसके पूरे जाति का बोध हो। जैसे यहाँ पे लिखे हैं काऊ, तो काऊ क्या है, कॉमन नाउन है। उसी तरह से लिखते हैं फादर, फादर क्या है, कॉमन नाउन है। अब फादर में नाम पकड़ेंगे मिस्टर रमेश, तो यही क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये समझ रहे हैं हम लोग। और अबस्ट्रैक्ट नाउन जो नहीं, वो नाउन का समझिए कि सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कैसे कंप्यूटर में 2 हिस्सा, एक हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो उसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो वैसे ही ये सॉफ्टवेयर है, अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या है जी, सॉफ्टवेयर है। मतलब इसको आप देख नहीं सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई, अभी आम का सीजन चल रहा है ना, आम खाए और आपने बोला कि आम में बहुत मिठास है, तो मिठास को आप देख सकते हैं क्या, आप उसको छू सकते हैं क्या, देखते तो बतलाते हैं ना कितना लंबा चौड़ा है,
कितना उसका क्या कलर है, ये सब बता सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि मिठास किस कलर का है, तो आप बोलेंगे कि सर नेवी ब्लू का है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। यानी कि उसको आप देख ही नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो जिसको केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे उसमें बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा को देख नहीं सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, है ना। तो जिसको आप केवल महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जिसको बोलने से उसके जाति का बोध होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, कॉमन नाउन। अब आइए, अब अपने हम लोग यहाँ पे रूल के पास आते हैं, जो रूल लिखा गया इसको समझिए आप। चूंकि ये मॉडर्न ग्रामर का कंसेप्ट है और ये छोटी छोटी किताबों में कुछ लिखा भी नहीं रहता, ये आपके लिए है, आपका लेवल ऊपर करने के लिए सब कुछ है। यहाँ पे बोला गया कि द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले किया जाता है, क्या बनाने के लिए, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। अब ये एग्जाम्पल देखिए, फादर तो हमारा कॉमन नाउन है, मदर भी क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखिए, द फादर इन राम इज स्टिल अलाइव, द फादर इन राम इज स्टिल अलाइव। इसका मतलब ये है कि जो राम में है, जो राम है उसमें जो फादर का गुण है अभी भी जीवित है। राम में फादर का गुण अभी भी क्या है, जीवित है। फादर नहीं जीवित है, फादर का क्वालिटी जीवित है, मतलब वो अभी देखा जा सकता है। ये सिंपल ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि ये राम है, ठीक है, और ये राम के फादर मिस्टर मनीष है, ये राम के फादर है, ठीक है ना। तो मनीष क्या थे कि बहुत ही हैंडसम थे, बहुत ही कोऑपरेटिव थे, दूसरे की मदद करते थे और साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी थे। तो इनका लड़का जो राम है ये भी बड़ा होकर बहुत ही हैंडसम हुआ, बहुत ही कोऑपरेटिव, दूसरे की मदद करने वाला और बहुत ही ये भी क्या हुआ, इंटेलिजेंट हुआ। यानी कि बोलचाल में हम लोग बोलते हैं ना कि अपने बाप पे गया है या बाप का गुण इसमें है, ऐसा वाला बात। तो वो जो क्वालिटी मनीष में, मिस्टर मनीष में था, वही क्वालिटी किसमें है, राम में। तो आप देखिए, राम को देख सकते हैं, मनीष को देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटी है उसको देख नहीं सकते, उसको केवल और फील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील ही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो गया कि द फादर इन राम, यानी कि राम में फादर का जो क्वालिटी है इज स्टिल अलाइव। स्टिल मतलब अभी तक। अब देखिए, स्टिल जो वर्ड है ना, इस तरीके का 3 वर्ड होता है, STILL, एक होता है STEEL और एक होता है हम लोग का STEEL। इसका मतलब होता है STEEL, इसका मतलब इस्पात, जिससे बर्तन बनता है, स्टील का बर्तन सुने हैं ना। और STEL इसको हम लोग बोलते हैं चुराना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चुराना। और स्टील मतलब तक, यहाँ पे हम लोग ने STILL का यूज किया है। ऐसे हम लोग वर्ड आगे आगे पढ़ने वाले, होमोनिम्स ऐसे बोलते हैं। द फादर इन राम इज स्टिल अलाइव, यानी कि फादर में, राम में फादर अभी भी जीवित है, मतलब कि भूत बन के थोड़े जीवित है, उनका क्वालिटी जीवित है। तो क्वालिटी को देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए फादर है कौन सा नाउन, कॉमन, इसमें द लगा दिए बाबू, तो कौन बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरीके से द मदर इन राधा इज डेड, तो द मदर इन राधा यानी कि राधा में किसका गुण, तो माँ का गुण। तो ये माँ का गुण हम लोग देख नहीं ना सकते। जैसे मान लो कि ये राधा है, हम लोग जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो कि ये राधा है, ठीक है ना, उसकी माँ है, माँ मान लो कि वो मनीष था तो इधर मनीषा कर देते हैं। तो मनीषा जो एक नहीं जो थी ना, तो बहुत ही क्वारलिंग नेचर की थी, बहुत झगड़े करती थी, साथ ही साथ वो जो एक नहीं सिगरेट भी पीती थी, है ना। और ये लड़की जो है राधा बड़ी हुई थी, ये भी वैसे ही करने लगी, एकदम सबसे क्वारलिंग नेचर की, झगड़ा करने लगी और सिगरेट भी पीती थी। दोनों काम इसमें भी आ गया, मतलब जिस तरीके से मनीषा का गुण था वो गुण किसमें आ गया, राधा में आ गया। बात समझ में आ रही, झगड़ा करना समझते हैं ना। देखिए, लड़के झगड़ा करते हैं तो सिनेमा का इतना प्रभाव होता है कि वो बचता नहीं है, लेकिन ढिसुम ढिसुम अपने बोलते हैं ना, मारेंगे तो बोलेंगे ढिसुम, सब सिनेमा का प्रभाव है। अब लड़की जैसे ये मान लो कि झगड़ालू है, ऐसे ही एक झगड़ालू लड़की थी, तो उसका आदत इतना गंदा हो गया था कि वो तब तक खाना नहीं खाती थी जब तक वो झगड़े नहीं कर ले, है ना। और सारे मोहल्ले के लोग उससे एकदम डर के रहते थे, बोलते नहीं थे कि बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो एक दिन क्या हो गया कि दिन के 2 बज गए और कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी से, तो उसने खाना भी नहीं खाया। तो फिर उसके घर के बगल में, अभी गर्मी का दिन है ना, तो घर के जैसे उसका ये लड़की का घर है, घर के बगल में एक बूढ़ी औरत आई हुई थी कहीं रिलेशन में। तो लोग उसको बोल दिए थे कि देखिएगा सामने एक लड़की है, झगड़ा कर लेती है। तो बोली कि अरे हम झगड़ा करने थोड़े आए, फिर भी हम लोग बता दिए भाई, देखिएगा। उसके बाद हुआ क्या कि लाइट कट गई, तो ये बुढ़िया बेचारी जो है ना अपने दरवाजे पे आकर बैठ गई। ये लड़की देखी कह रही तो नया कोई पार्टी आ गया है, ये भी अपने दरवाजे पे बैठ गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तब तो उस बूढ़ी औरत को आया ख्याल कि ओहो यही लड़की है जो झगड़ा करती है। तो वो बेचारी ऐसे मुंह करके बैठी थी ना, तो ऐसे पीठ घुमा ली कि ना देखेंगे ना बात होगा ना झगड़ा लगेगा। लेकिन लड़की जो एक नहीं, वो क्रिएटर कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, उसने अपना दिमाग लगा दिया, बोली कि मम्मी खिचड़ी में 1 किलो नमक डाल दो। तो तब वो बुढ़िया बेचारी से रहा नहीं गया, बोली कि अरे बाबू कितना खिचड़ी बन रहा है, इतना तो मिड डे मील स्कूलों में खिचड़ी बनता है तो नमक नहीं पड़ता है 1 किलो, कितना बन रहा है। तब ये अपना शुरू की लड़की, बुढ़िया खाना में नजर लगाएगी तो बोली कि देखो कम बोलो, तुम्हारे जैसी मेरी भी लड़की है। उसके बाद पूरा जम के हुआ है ना, उसके बाद पानी पी के खाना खा ली है ना। तो वैसी तरीके से ये लड़की है राधा।
तो अपने मनीषा यानी कि मम्मी के पीछे चली गई है। तो आप राधा को देख सकते हैं, मनीषा को भी देख सकते हैं, लेकिन राधा में जो उसके माँ का जो गुण है वो आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको किस नाउन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, तो कॉमन नाउन किसमें कन्वर्ट कर दिया है, अबस्ट्रैक्ट नाउन। बात समझ में आ रही है? जैसे आप लिखेंगे बाबू द ब्रदर इन मोहन, इसका मतलब क्या हो गया कि मोहन में ब्रदर का गुण, मोहन में ब्रदर का गुण। समझ में आ गया? तो अभी हम लोगों ने रूल नंबर कितना लिख लिया है, रूल नंबर 7। चलिए रूल नंबर हम लोग 8 को लिखते हैं। रूल नंबर 8 फटाफट लिखेंगे हम लोग। रूल नंबर 8 लिखिए आप, लिखिए द का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर, द का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर के पहले किया जाता है, द का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर के पहले किया जाता है। हो गया? अब देखिए नंबर को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, नंबर को दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा हो जाएगा कॉर्डिनल और दूसरा क्या हो जाएगा, हीरो ऑर्डिनल। तो बोला गया कि ऑर्डिनल नंबर के पहले किसका यूज करते हैं, द का। ये जान जाइए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 1 2 3 एंड मेनी मोर, जो भी ऐसे लिखेंगे 4 5 6, ये ऑर्डिनल बोलेंगे। अगर आप लिखते हैं ऐसे फर्स्ट सेकंड, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और कॉर्डिनल नंबर में एक अंतर है, मीनिंग का वाइज अगर देखेंगे तो कॉर्डिनल नंबर जैसे ही 1 से अधिक होता है 2 3, तो ये प्लूरल हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लूरल। लेकिन ये जो ऑर्डिनल नंबर है, इसको आप कितना भी आगे कर देंगे, कितना भी बड़ा कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। जैसे कि अगर आप जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और बोलते हैं कॉल द 10th बॉय, 10वें लड़के को बुलाइए, तो कितना लड़का आएगा, एक आएगा जो 10वें पोजीशन पे। 100वें लड़के को बुलाइए तो कितना लड़का आएगा, एक आएगा। ये हमेशा सिंगुलर डिनोशन करता है। इसके बाद का नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन इसके बाद का नाउन जैसे ही 1 से अधिक होगा 2 3, तो 2 बॉय नहीं लिखेंगे बल्कि 2 बॉयज लिखेंगे, 3 गर्ल नहीं लिखेंगे बल्कि 3 गर्ल्स लिखेंगे, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को जो बताया गया उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग को बोला गया कि द का प्रयोग ऑर्डिनल नंबर के पहले किया जाता है, यानी कि कोई ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द का। ये समझ में आया? नंबर इज ऑफ 2 काइंड्स, कॉर्डिनल एंड ऑर्डिनल। 1 2 3 कॉर्डिनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि वेयर इज फर्स्ट बॉय। जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और जो पहला लड़का है वो कहीं चला गया, तो मैंने पूछा कि वेयर इज फर्स्ट बॉय, पहला लड़का कहाँ है, तो फिर ये हमारा ग्रामर बोलता है कि सही नहीं है, क्या है, गलत है। हम लोग को सही कैसे लिखना चाहिए, वेयर इज द फर्स्ट बॉय। ये हम लोग का क्या हो गया जी, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हमारा कौन सा नंबर है, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा किसका यूज करते हैं, द का, तो ये सही है। बोले बात समझ में आ रही है? रानी दूसरी लड़की है जो यहाँ पर आई, आप लिखते हैं कि रानी सेकंड गर्ल, रानी सेकंड गर्ल, ये हम लोग का सेंटेंस सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग को सही कैसे लिखना चाहिए था, रानी इज द सेकंड गर्ल। ये हम लोग का क्या हो गया बाबू, सही हो गया। यानी कि जब कभी भी कौन सा नंबर आएगा, ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उसके पहले किसका यूज करेंगे, द का। अब एक चीज और भी आप समझ लीजिए, यहाँ पे लकीर का फकीर नहीं बनना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑर्डिनल नंबर के पहले द नहीं लगता है, जैसे कि 2 है 3 है, तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ द नहीं लगता है, उसमें द लगता भी है, द नहीं भी लगता है, वो रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो ऑर्डिनल नंबर है इसमें परछाई की तरह हमेशा हमेशा द लगेगा। क्लियर है ना? अब इसमें एक चीज और आपको मैं समझा रहा हूँ बाबू, इसको देखिए, एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये हम लोग समझ लिए कि जो द है किस नंबर के पहले लगता है, ऑर्डिनल नंबर के पहले। अब देखो मैं एक चीज आपको और कितना बढ़िया बात बता रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है कि दोनों नंबर एक साथ आ जाता है, सभी लोग बोर्ड पे बने रहेंगे, ये हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से देखिए मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है कि जो दोनों नंबर एक साथ आ जाते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा ये कॉर्डिनल है ये भी आ गया और इसके साथ में क्या आ गया, ऑर्डिनल आ गया। या तो इसका सीक्वेंस ये होगा, या दोनों आएंगे तो ये भी सीक्वेंस होता है कि एक ऑर्डिनल हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑर्डिनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं ये बोल रही थी कि सोहन मोहन एक साथ आ गए, तो सोहन आगे है मोहन पीछे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोहन आगे है सोहन पीछे, ये चीज। तो दोनों नंबर जब एक साथ आएगा
कॉर्डिनल और ऑर्डिनल ये दोनों नंबर जब एक साथ आएगा तो उसमें भी हमारा ग्रामर बोलता है कि उसका जो पोजीशनिंग होगा वो कैसा होना चाहिए। और कई बार हम लोग एसएससी के एग्जाम में इस तरीके का सवाल पूछा गया है, तो आप इस पे फोकस करें, इस बात को समझें। मैंने बोला कि दोनों नंबर एक साथ आ गया, जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डिनल है ना, और ये क्या है जी, ऑर्डिनल है, यानी कि 1 2 3 और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दोनों एक साथ आ जाता है, तो इसका पोजीशनिंग कैसा होगा। तो देख एक साथ आएगा तो पहले ऑर्डिनल होगा तो बाद में क्या होगा, ऑर्डिनल, या फिर अगर ऑर्डिनल पहले होगा तो बाद में क्या होगा, ऑर्डिनल। हम लोग इसको समझने के लिए इसको हम लोग बोल सकते हैं CO, और इसको हम लोग बोल सकते हैं OC। क्या बोल सकते हैं जी, OC, ऑर्डिनल कॉर्डिनल और कॉर्डिनल ऑर्डिनल। तो एक बात आप जान जाइए कि ऐसे पोजीशन अगर आता है तो कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो OC सही है और CO क्या है, गलत है। यानी कि कॉर्डिनल ऑर्डिनल एक साथ आता है बाबू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट ऑर्डिनल नंबर देन कॉर्डिनल नंबर। अगर कॉर्डिनल पहले लिखेंगे बाद में ऑर्डिनल तो वो हमारा सेंटेंस का हिस्सा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग एग्जांपल से भी देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा कि द 2 फर्स्ट लेसन्स, ठीक है, या फिर आपने लिखा द फर्स्ट 2 लेसन्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि आप कहीं क्लास करते हैं और कुछ दिन के बाद आपने एडमिशन लिया, वो बैच स्टार्ट था, बैच चल रहा था, तो आप जाके किसी अपने फ्रेंड से, नए बच्चे से पूछे कि बाबू या भाई कितने दिन तक ये क्लास चल गया है ना, तो बोला कि ज़्यादा नहीं, पहले का 2 लेसन अभी कंप्लीट हुआ है। इंग्लिश में पहला जो है ना किताब से पहला का केवल पहले 2 ही लेसन कंप्लीट हुए शुरू के, बाकी ज़्यादा नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो द 2 फर्स्ट लेसन्स या फिर द फर्स्ट 2 लेसन्स। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 क्या है बाबू, 2 कौन सा नंबर है, 2 यहाँ पे हम लोग का कॉर्डिनल है, और फर्स्ट कौन सा नंबर है, ऑर्डिनल है, CO, और यहाँ पे फर्स्ट कौन सा नंबर है हम लोग का, O, और यहाँ पे 2 क्या है, C है। तो CO सही होता है कि OC, तो मैंने क्या बताया, OC सही होता है, तो OC इसमें है तो ये सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बताइए आप लोग ईमानदारी से, अगर आप लोग इस रूल को नहीं जानेंगे तो द 2 फर्स्ट लेसन्स बोलिए चाहे द फर्स्ट 2 लेसन्स बोलिए, आपको तो सब सही लगेगा ना जी। लेकिन यही हम लोग को पढ़ेंगे तो ये बारीक चीज हम लोग समझेंगे। कॉमन एरर बनाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि खाना खा रहे हैं ना, तो उसमें कैसे पत्थर का टुकड़ा आता है तो हम लोग रोक देते हैं, तो वैसे ही जब पढ़ेंगे तो आपको रोक देंगे कि यहाँ पे गलत है। तो CO सही है, गलत है, और OC क्या है, सही है। बोलिए, समझ में आ रही है। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप रूल भूल जाएंगे, तो मैं एक स्टेपनी रूल इसको बता रहा हूँ, मतलब साइड से काम करेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, किसके पहले द लगेगा, अभी मैंने आपको क्या बताया, अच्छा वो आगे था, उसमें हम लोग अभी क्या मैंने बताया कि किसके पहले द लगेगा, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगेगा। किसके पहले द लगेगा, ऑर्डिनल। अब देखो यहाँ पे द लगा है बाबू, और ये कौन नंबर है, ये कौन नंबर है, बोलिए, ये कॉर्डिनल नंबर है ना, कॉर्डिनल नंबर। तो द लगा है तो हम लोग ये भी तो सोच सकते हैं कि द लगता है किस नंबर के साथ, ऑर्डिनल के साथ, तो क्यों ना हम लोग द के साथ किसको कर दें, ऑर्डिनल को कर दें। तो द फर्स्ट 2 लेसन्स कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि द किसके साथ लगता है, ऑर्डिनल, तो हम लोग द लगाए तो क्यों नहीं इसको खींच के इधर ला दे। ऐसा भी सोचेंगे अगर वो रूल भूल जाए तो, क्योंकि बोला गया ना कि सड़क कितना भी साफ हो धूल हो ही जाती है, और आदमी कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। तो कभी रूल भूल गए तो इस रूल से भी हम लोग काम चला सकते हैं कि द है तो द के नजदीक में कौन सा ला दे, हम लोग ऑर्डिनल को ला दे। क्लियर है ना। ये सारी बातों को जानना पड़ेगा कॉमन एरर को बनाने के लिए, छोटी छोटी बातों को जानना पड़ेगा कॉमन एरर को बनाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने रूल नंबर कितना लिखा था जी, रूल नंबर हम लोग 7 लिखे थे, 7 लिखे थे ना, द का प्रयोग कॉमन नहीं 8 लिख लिए थे, 8 9 लिखिए आप लोग, रूल नंबर 9, रूल नंबर हम लोग 9 को लिखते हैं, रूल नंबर 9 लिखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। अब मैं आपको वो भी लिखवा देता हूं जो आप पहले से जानते थे, उसमें भी मैं आपको एक दो नया चीज बताऊंगा, आप देखते चलिए। लिखिए, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। ए नंबर लिखिए, ए नंबर में हम लोग लिखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। अब कहेंगे तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको वाद्य यंत्र बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उतना आप लोगों को आता होगा, है ना, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये द का एक अलग सेगमेंट ही समझिए, जो 9 नंबर है ये द का हम लोग पढ़ रहे हैं
ये अलग एक सेगमेंट ही समझिए। अभी तक हम लोग पढ़े थे रेफरेंस के हिसाब से कि द लगता भी है, द नहीं भी लगता, और भी जो कुछ भी पढ़े, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे फिक्स जगह को पढ़ने वाले हैं जहाँ पे द लगता ही लगता है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे फिक्स जगह को पढ़ने वाले हैं जहाँ पे द लगता ही लगता है, परछाई की तरह वहाँ पे द लगेगा। कहाँ कहाँ पे लगता है भाई? तो यहाँ पे लिखवाएगा कि द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ। द का यूज हम लोग करते हैं किन किन नामों के पहले? तो ABCD ऐसे चलाएंगे हम लोग। ए में क्या लिखवाएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, वाद्य यंत्र है जिसको आप बजाते हैं, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल में द तबला, हम लोग लिख सकते हैं द गिटार एटसेट्रा, ETC सभी में लिखेंगे। मतलब इस तरह के जो भी है, जैसे कि हारमोनियम है, कीबोर्ड है, तो सब में क्या लगेगा? द लगेगा। बात समझ में? कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें क्या लगेगा? द लगेगा। ये परछाई की तरह फिक्स है कि लगेगा। अब इससे सवाल कैसे पूछा जाएगा? अब देखो, जैसे अगर हम लोग का लिखा रहेगा ऐसे कि आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूँ, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फट से हम लोग याद कर लेंगे कि सर ने बताया था कि अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। तो गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट्स व्हाई वी मस्ट यूज द बिफोर द नेम ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना है? द। इसलिए यहाँ सही क्या होगा? आई प्ले द गिटार। सही क्या हो जाएगा? आई प्ले द गिटार। बात समझ में आ रही है हम लोग को? तो ये फिक्स है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं तो उसको अंग्रेजी में प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले तबला, प्ले ढोलक, प्ले गिटार, प्ले हारमोनियम, प्ले लगाएंगे उसमें। अगर वही रिदम में नहीं बजाते हैं तो बीट बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि तबला है तो ये हारमोनियम में देखेंगे कि किसी को लगता है कि बजा लेंगे। हारमोनियम अगर कोई देखेगा ना तो उसको लगता है कि ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे खींचेंगे और तुम दिल की धड़कन में है शुरू कर देंगे, लेकिन वो बजता नहीं है, पे करने लगेगा, है ना जी? सबको लगता है। किसी को भी लगता है कि बाल काट देंगे, लेकिन काटेंगे तब पता चलेगी नहीं, बाल आप नहीं काट सकते। तो तबला अगर मान लो कि जैसे तबला है, तो अगर आप तबला रिदम में बजाते हैं तो प्ले द तबला होगा, लेकिन रिदम में नहीं जब बजाते हैं, ऐसे ही जाके पीट रहे हैं तो उसको बीट बोलेंगे हम लोग। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब रिदम में नहीं तो उसको अंग्रेजी में बीट बोलेंगे, और रिदम में है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्ले बोलेंगे। और एक घंटी बजाना का अलग से रिंग होता है, रिंग द बेल, प्ले द बेल नहीं होता है ना, ऐसा कुछ। तो ये कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम रहेगा तो उसमें क्या लगा देंगे हम लोग? द लगा देंगे। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग इसमें बी लिखेंगे। बी लिखो बाबू आप लोग। बी में लिखिए होली इपिक्स। होली इपिक्स यानी कि धार्मिक किताब या धार्मिक ग्रंथ उसको बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। धार्मिक ग्रंथ है ना। इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे, लिखिए आप लोग द रामायणा। इसमें हम लोग लिख सकते हैं द बाइबल एटसेट्रा, द कुरान, द गीता, द महाभारत, ऐसे करके ETC मतलब इसके ग्रुप में जो भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो अच्छा एक बात और भी समझ लो आप लोग, ये पढ़ना कैसे है? तो ये जो ए पढ़ना है ना बाबू, बी पढ़ना है, वो यहाँ से शुरू करना है। देखिए मैंने स्मॉल लेटर से शुरू किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से नहीं है, इसको ऐसे पढ़ना है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ होली इपिक्स, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। यानी कि न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या लगाएंगे हम लोग? द लगाएंगे। देखिए आप लोग जैसे कि दैनिक भास्कर, या फिर द हिंदुस्तान टाइम्स एटसेट्रा। किसी भी पेपर का नाम रहेगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? द लगाएंगे। चाहे वो जो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या लगाएंगे? द। अब जैसे इसमें हम लोग सेंटेंस क्रिएट करके सोच सकते हैं कि माय फादर रीड्स दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, ये गलत हो जाएगा। माय फादर रीड्स द दैनिक भास्कर या द दैनिक जागरण। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने देखा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द लगाएंगे, होली पिक्स के नाम के पहले द लगाएंगे, और न्यूज़पेपर के नाम के पहले क्या लगाएंगे? द, C नंबर में। उसके बाद C के बाद हम लोग D नंबर लिखेंगे। D लिखिए पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज मतलब राजनीतिक दल। इतना तो हिंदी हम लोग समझ जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि बार बार मुझे हर एक चीज का हिंदी लिखना पड़े। पॉलिटिकल पार्टीज ये वेरी कॉमन वर्ड है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो मतलब कि रिलीजियन हो, मतलब कि वो क्षेत्रीय हो, है ना,
क्षेत्रीय हो चाहे वो नेशनल हो, उससे कोई लेना नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। जैसे आप लिखते हैं द बीजेपी, जैसे आपने बीजेपी को ज्वाइन किया, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि आई ज्वाइन बीजेपी, आई ज्वाइन द बीजेपी, आई ज्वाइन द कांग्रेस। द बीजेपी, द कांग्रेस, कांग्रेस, द आरजेडी, द जेडीयू, ऐसे करके जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, तो उसके नाम के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ये फिक्स है, लिख लीजिए आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज। डी, उसके बाद ई नंबर में लिखिए आप लोग, ई नंबर में हम लोग लिखेंगे माउंटेन, माउंटेन्स एंड देयर रेंजेज, रेंजेज। और ब्रैकेट में लिखिए आप लोग ओनली प्लूरल नेम्स, ओनली प्लूरल नेम्स। इतना लिखेंगे हम लोग, माउंटेन एंड देयर रेंजेस, माउंटेन एंड देयर रेंजेस, है ना। यानी कि माउंटेन का मतलब हम लोग जानते हैं ना पहाड़, रेंज मतलब श्रृंखला, श्रृंखला या चोटी उसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको रेंज बोलेंगे, है ना। माउंटेन एंड देयर रेंजेस। और ब्रैकेट में क्या लिखे, ओनली प्लूरल नेम्स। अब देखिए इसमें मैं आपको एक मास्टर रूल बता रहा हूँ जो समझना है, कॉमन एरर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। क्या मास्टर रूल है, तो माउंटेन्स एंड देयर रेंजेज, यानी कि पहाड़ों और उसके श्रृंखलाओं के नाम के पहले हम लोग द लगाते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बाबू, कि ओनली प्लूरल नेम्स, यानी कि नाम कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो जनरली हम लोग सिंगुलर प्लूरल का डिवीजन कैसे करते हैं, अगर एस है किसी भी वर्ड के लास्ट में तो प्लूरल कंसीडर है, और अगर एस नहीं है तो उसको हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं। जैसे अगर पेन लिखे हैं, बोलो पेन क्या है, सिंगुलर है, और पेन्स लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए हम लोग की किताब में बहुत जगह ऐसा लिखा रहता है साफ शब्दों में कि पहाड़ों के नाम के पहले द लगाते हैं, लेकिन चोटियों के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं। अब आप बताइए ईमानदारी से कि आपको कितने पहाड़ के नाम याद है? क्या आपको 50 पहाड़ के नाम याद है? क्या आपको 40 चोटी का नाम याद है? बोलिए, कोई भी लड़का लड़की किसी को याद है? लड़की लोग को तो अपने चोटी का भी नाम याद नहीं रहता है, क्या नाम, चोटी का नाम बोलिए। तो कोई लड़के जो एसएससी वगैरह का बहुत दिन से तैयारी करें तो वो कुछ पहाड़ चोटी का नाम बताएंगे। अब रूल अगर ये है कि पहाड़ के नाम के पहले द लगेगा और चोटी के नाम के पहले द नहीं लगेगा, तो दुनिया में जितने सारे पहाड़ हैं पहले याद कीजिए, फिर जितनी सारी चोटियां हैं उसको याद कीजिए, तब ना बोलेंगे कि सर ये पहाड़ है इसमें द लगेगा और ये चोटी इसमें द नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग याद नहीं है, और हम लोग को कॉमन एरर बनाना है, हम लोग को पंडित बनना भी नहीं है, तो हम लोग इसके मास्टर कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, तो माउंटेन्स एंड देयर रेंजेस, यानी कि पहाड़ों के नाम के पहले या उसके श्रृंखलाओं के नाम के पहले, चोटियों के नाम के पहले हम लोग द का यूज करते हैं। कब, तो लिखवाएगा ओनली प्लूरल नेम्स। कंडीशन हो गया कि नाम प्लूरल रहेगा, अर्थात उसके लास्ट में एस लगा रहेगा। एस लगा रहेगा तभी द लगेगा, और एस नहीं लगा रहेगा तो द नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हिमालयाज, ध्यान देंगे आप लोग, तो हिमालयाज के लास्ट में क्या लगा है जी, एस लगा है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप लिखते हैं आल्प्स, तो इसके लास्ट में क्या लगा है, एस, तो इसमें हम लोग द लगाएंगे। अगर हम लोग लिखते हैं विंध्याज, विंध्याज, तो लास्ट में क्या लगा है, एस, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि आप लिखते हैं एवरेस्ट, एवरेस्ट, तो इसके लास्ट में एस है क्या, नहीं है, और इसमें अगर हम लोग द लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आप लोगों ने कंचनजंगा का नाम सुना होगा, सुने होंगे जरूर, कंचनजंगा, तो इसमें लास्ट में एस है क्या, नहीं है, और इसमें हम लोग अगर द लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का गलत हो जाएगा। आपने माउंट आबू का नाम सुना होगा, ये वेरी कॉमन नाम है, माउंट आबू, लास्ट में एस लगा है क्या, इसमें लास्ट में एस लगा है क्या, माउंट आबू, तो लास्ट में एस नहीं लगा है, इसमें हम लोग अगर द का यूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए ये आसान है कि पहाड़ चोटी आप याद करेंगे, बताइए, तो क्लिकिंग अप्रोच इसमें है ना, अगर लास्ट में एस लगा है तो उसमें द लगा दीजिए, और लास्ट में एस नहीं लगा है तो द नहीं लगाइए। बात समझ में आई, हिमालयाज में एस लगा है तो द लगेगा, आल्प्स में एस लगा है तो द लगेगा, विंध्याज में एस लगा है तो द लगेगा, लेकिन एवरेस्ट के लास्ट में एस नहीं लगा है, इसमें हम लोग द का यूज, इसमें हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। कंचनजंगा में एस नहीं लगा है तो इसमें भी हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। माउंट आबू में एस नहीं लगा है, इसमें भी हम लोग द का यूज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो गलत है। अब इसी को कॉमन एरर में हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन का देखिए स्वरूप कैसे होगा, इसी रूल से, जैसे अगर आप लिखते हैं ऐसे कि द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। अब ये लीजिए, अब यहाँ पे द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो कहाँ पे एरर है बताइए, कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर किसमें है,
ए में है, क्योंकि एवरेस्ट के पहले क्या लगा हुआ है द, और हम लोग अभी पढ़े कि एवरेस्ट में हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। बोलिए बात आपको समझ में आ रही है? तो किसी भी पहाड़ हो या चोटी हो, आपको उससे याद करने से बचना है। कोई भी पहाड़ का या चोटी का नाम हो, अगर वो प्लूरल है, उसमें एस लगा है तो द लगा दीजिए, और एस नहीं लगा है तो द नहीं लगा। दैट्स सिंपल ना, दैट्स वेरी सिंपल। चलिए हम लोगों ने ई लिख लिया है, ई के बाद हम लोग एफ नंबर लिखेंगे। एफ नंबर लिखिए आप लोग, एफ में लिखिए डायरेक्शन। डायरेक्शंस मतलब दिशाएं, द ईस्ट, द वेस्ट एटसेट्रा, है ना। उसी तरीके से एफ के बाद हम लोग जी लिखेंगे। डायरेक्शन के बाद हम लोग लिखेंगे हेवेनली बॉडीज। हेवेनली बॉडीज यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड मतलब आसमान में जो भी कुछ आपको दिखलाई पड़ता है उसको हेवेनली बॉडीज बोलेंगे। उसके पहले हम लोग द लगाएंगे, द सन, द मून एटसेट्रा। यानी कि दुनिया में कोई चीज एक है, ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, तो जो एक है, यूनिक है, उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, जैसे कि द सन, द मून एटसेट्रा। उसी तरीके से एफ जी, उसके बाद हम लोग एच की बात करेंगे। एच में हम लोग लिख लेंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल प्लेसेस, है ना। ऐतिहासिक स्थल, इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं ऐतिहासिक स्थल। तो इसके पहले हम लोग हमेशा द लगाएंगे, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लिख लीजिए आप लोग एटसेट्रा। मतलब कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे जी, द का यूज करेंगे। जैसे ताजमहल है तो ताजमहल के पहले क्या यूज करेंगे हम लोग, द का। रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है? जैसे कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार के पहले क्या लगाएंगे हम लोग, द लगाएंगे। अब से आपने ताजमहल देख लिया है, आप बोलेंगे कि आई हैव विजिटेड ताजमहल, तो ये ग्रामर बोलता है कि सही नहीं है, ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है। आपको बोलना चाहिए था कि आई हैव विजिटेड द ताजमहल, आई हैव विजिटेड द ताजमहल, बिकॉज ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और हिस्टोरिकल जो भी प्लेस रहेगा उसके पहले क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है ना। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार है तो द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, ऐसे बोलेंगे हम लोग। ऐसे नहीं बोलेंगे कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, द लगाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही एक टीचर पढ़ा रहे तो बता रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो पीछे के दो लड़के बात कर रहे थे, टीचर ने खड़ा कर दिया, बोले खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। क्या बात कर रहा था, अभी मैंने क्या पढ़ा है, तो सुना नहीं था, थोड़ा बहुत सुना था। बोला कि सर दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बोले कि हाँ ये पढ़ा रहे थे, तुमको कुतुब मीनार पढ़ा रहे थे। तो ध्यान से सुनना जरूरी है। अब इधर के तो हिस्टोरिकल प्लेस के पहले क्या लगाएंगे बाबू, द लगाएंगे। ठीक है ना। उसी तरह से हेवनली बॉडीज के पहले क्या लगाएंगे, द। अब जैसे आप मान लो कि एक क्वेश्चन हम लोग का आ गया कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन के पहले द लगा है क्या, नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि इसमें रहेगा कि द सन राइजेज इन, और यहाँ पे हट जाएगा द, तो भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि डायरेक्शन के नाम के पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग को समझना है। ठीक है ना। जी एच आई लिखिए आप लोग, आई लिखिए। आई में लिखिए आप लोग रिवर्स, रिवर्स, कैनॉल्स, कैनॉल्स, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स, ओशियंस, ओशियंस, बेज, बेज सबका मतलब समझ, रिवर मतलब नदी, ओशियंस मतलब ओशियन नहीं है, कैनॉल है, कैनॉल मतलब नहर, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान या मरुस्थल, है ना। उसके बाद ओशियंस, ओशियंस का मतलब क्या हो गया, समुद्र हो गया, है ना। उसके बाद बेज, BAYS है, बेज मतलब खाड़ी, बंगाल का खाड़ी, इसको हम लोग गल्फ भी बोल सकते हैं ना। तो ये रिवर का नाम रहेगा, या फिर कैनाल का नाम रहेगा, या डेजर्ट का नाम रहेगा, या ओशियन का नाम रहेगा, या बेज यानी कि खाड़ी का नाम रहेगा। तो उसके पहले परछाई की तरह क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है ना। अभी जब पूरा हम लोग पढ़ लेंगे ना तो दुनिया के किसी किताब से अपने सवाल बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि हम लोग ब्रह्मपुत्रा लिखते हैं, है ना, तो ब्रह्मपुत्रा ये रिवर का नाम है, या गंगा रिवर का नाम है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे, द। कैनल, स्वेज का नाम आप लोग सुने होंगे, स्वेज नहर का, तो स्वेज, तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, स्वेज कैनल है, इसके पहले क्या लगाएंगे, द। डेजर्ट, आप लोगों ने सहारा का नाम सुना होगा या थार का नाम सुना होगा, तो सहारा के पहले क्या लगा देंगे हम लोग, द लगा देंगे। ओशियन है, ओशियन जैसे पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन,
प्रशांत महासागर, तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। या बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, है ना, तो इसमें भी हम लोग क्या लगा देंगे जी, द लगा देंगे। तो किसी भी नदी का नाम रहेगा, किसी भी कैनॉल का नाम रहेगा, किसी भी डेजर्ट का नाम रहेगा, किसी भी ओशियन का नाम रहेगा, या किसी भी बेज का नाम रहेगा, बे का नाम रहेगा, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे बाबू, द का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर ना। उसके बाद हम लोग आई के बाद जे लिखेंगे। जे लिखिए आप लोग, जे में हम लोग लिखेंगे, लिखिए आप लोग इसमें ट्रेन्स, शिप्स और एरोप्लेन्स, यानी कि ट्रेन के नाम के पहले या शिप के नाम के पहले या एरोप्लेन्स के नाम के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे द मगध एक्सप्रेस, तो इसके पहले क्या लगेंगे, ये मगध एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, इसमें क्या लगेगा जी, द लगेगा। उसी तरह से कोई शिप का नाम, जैसे विक्रांत ये शिप का नाम है, तो द विक्रांत होगा, क्या हो जाएगा, द विक्रांत। उसी तरीके से जैसे कि एरोप्लेन, मेघदूत या इंडिगो के हम लोग लिखेंगे इंडिगो, ये हम लोग एरोप्लेन का नाम है, तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। तो कोई भी ट्रेन का नाम रहेगा, कोई भी शिप का नाम रहेगा, या फिर कोई भी एरोप्लेन का नाम रहेगा, तो उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, द का। उसके बाद जे के बाद हम लोग के लिखते हैं, के नंबर, के में हम लोग लिखेंगे बाबू, के में हम लोग लिखेंगे, आप देखिए के में लिखते हैं हम लोग सिटीज कंट्रीज, यानी कि शहर के नाम के पहले या फिर देश के नाम के पहले हम लोग द का यूज करेंगे। सिटी या कंट्री के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग को लिखना है ओनली डिस्क्रिप्टिव नेम्स। लिखिए आप लोग ओनली डिस्क्रिप्टिव नेम्स, लिखिए तो जल्दी से लिखिए, के नंबर, सिटीज कंट्रीज ओनली डिस्क्रिप्टिव नेम्स। अब देखिए जो पहाड़ वाला में मैंने एक लॉजिक आपको बताया था, किताब में क्या लिखा है कि अगर पहाड़ है तो द लगाइए, चोटी है तो द नहीं लगाइए, लेकिन हमने लॉजिक जो बताया उससे बनाइए क्वेश्चन, आसानी से आप बनाएंगे। इसमें भी मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा लॉजिक है कि सिटीज कंट्रीज, यानी कि किसी भी शहर का नाम हो या किसी भी देश का नाम हो बाबू, तो वो कौन सा नाउन होगा बताएंगे आप, वो प्रॉपर नाउन होगा। जैसे किसी शहर का नाम जैसे इंडिया बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है, या किसी शहर कंट्री का नाम जैसे इंडिया बोले तो ये हम लोग का कैसा नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। या किसी भी शहर का नाम जैसे पंजाब बोले, या फिर दिल्ली बोले, या फिर पटना में आप है तो पटना बोले, ये सब किस चीज का नाम है, हम लोग का सिटी का नाम है। तो किसी भी सिटी के नाम के पहले या किसी भी कंट्री के नाम के पहले जनरली द नहीं लगता है। चूंकि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि व्हेन प्रॉपर नाउन comes in a sentence we should not use article, तो उसमें हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ओनली डिस्क्रिप्टिव नेम्स, यानी कि शहर के नाम के पहले या देश के नाम के पहले मेरे बाबू आप द लगा सकते हैं, लेकिन वो नाम कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव। तो व्हाट्स डिस्क्रिप्टिव क्या है इसको समझिए। तो आप लोग हिंदी कभी पढ़े हैं क्या, तो हिंदी में आप लोग शब्द पढ़े होंगे, वर्ड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हिंदी में शब्द को हम लोग कई तरीके से बांटते हैं, रूप के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे। तो आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा सार्थक निरर्थक शब्द, कभी पढ़ा होगा आपने ऐसे कि तत्सम तद्भव देशज विशेषज, कभी आपने पढ़ा होगा विकारी शब्द अविकारी शब्द, कभी आपने ये भी पढ़ा होगा कि यौगिक शब्द योग रूढ़ी और रूढ़ी शब्द। तो जो यौगिक शब्द होता है, जैसे आप लोग कभी पढ़े होंगे ना रूढ़ी शब्द यौगिक शब्द, तो जो यौगिक शब्द होता है उसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। वैसे शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव। तो किसी भी शहर के नाम के पहले या किसी भी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो डिस्क्रिप्टिव है तो उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्या रहेगा, तो डिस्क्रिप्टिव यानी कि यौगिक। और क्लियर मैं आपको करता हूँ, देखिए जैसे रूढ़ी शब्द, जैसे यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा फूल, तो फूल एक सार्थक शब्द है, हिंदी में बोलते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, अर्थ निकले। तो फूल एक सार्थक शब्द है। फूल जैसे ही बोलते हैं तो आपके दिमाग में फूल खिल गया, उसमें मैं बोलूंगा कमल तो कमल का फूल खिल रहा है, मैं बोलूंगा गुलाब तो गुलाब का, मैं बोलूंगा गेंदे का फूल, तो सब फूल आप अपने दिमाग में डेवलप कर रहे हैं। तो ये हम लोग का फूल एक शब्द है, लेकिन फूल को अलग अलग करेंगे, फू प्लस ल, तो इसका दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा, ना फू का कोई अर्थ निकलेगा और नहीं ल का अर्थ निकलेगा। बात समझ में आ रही है।
फू और ल का अर्थ नहीं निकलेगा। अब हम लोग आते हैं यौगिक शब्द, जैसे विद्यालय लिखे हैं, विद्यालय, इसी को हम लोग रूढ़ी शब्द बोलेंगे कि अलग अलग करेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। ये सही शब्द है लेकिन खंड करेंगे टुकड़ा तो अर्थ नहीं निकलेगा, उसको रूढ़ी बोलेंगे, उससे हमको लेना देना नहीं है, उससे कोई हमारा मतलब अभी नहीं है। अब देखिए यौगिक शब्द विद्यालय जैसे लिखे हैं, इसमें दो टर्म है, एक विद्या है और दूसरा क्या है बाबू, आलय है। विद्या मतलब क्या होता है, बुद्धि ज्ञान, आलय का मतलब क्या होता है, घर, यानी कि ये भी एग्जिस्टिंग है और ये भी क्या है, एग्जिस्टिंग है। तो दोनों जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड क्या है, एग्जिस्टिंग है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग यौगिक बोलेंगे, ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक। तो बात समझ में आई। देखिए शब्दों का एक चित्र भी होता है, जैसे मैं बोलूंगा अमिताभ बच्चन, तो आपके माइंड में अमिताभ बच्चन का फोटो आ गया, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला अमिताभ बच्चन, देखिए आ गया। सोनाक्षी सिन्हा, उसका फोटो आ गया। ताजमहल फोटो आ गया, गाय फोटो आ गया। लेकिन मैं बोलूंगा हरचप गस, कोई फोटो आया क्या आपके दिमाग में, नहीं आया ना, क्योंकि ये शब्द ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, तो फूल जो एक ने हम लोग का रूढ़ी शब्द है, तो विद्यालय जो शब्द है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डेस्क्रिप्टिव। क्या बोलते हैं, डेस्क्रिप्टिव। तो वैसे शब्द जिसको अलग अलग करेंगे उसका अर्थ निकल जाएगा, तो उसको डेस्क्रिप्टिव बोलेंगे, ओके, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि द पंजाब, क्या लिखेंगे हम लोग, द पंजाब, या फिर हम लोग लिखेंगे द मेघालय, नाम सुने होंगे आप लोग, द मेघालय, है ना, या फिर हम लोग लिखेंगे द USA। अब देखिए मेघालय जैसे लिखें, इसमें दो टर्म है, एक मेघ है और दूसरा क्या है, आलय है। तो इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। पंजाब, पंज मतलब क्या होता है, पांच, आब मतलब नदी, पांच नदियों का समूह, यानी कि दोनों का खंड कर रहे हैं तो अर्थ निकल रहा है। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड मतलब क्या होता है, संयुक्त, स्टेट मतलब राज्य, यानी कि ये तीनों एग्जिस्टिंग वर्ड है। ऐसा कोई, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली को अलग हम लोग का लिखेंगे दी, तो ये दी और ली क्या है, अलग अलग करेंगे तो दी मतलब ली मतलब कोई मतलब निकलेगा नहीं। लेकिन मेघालय लिखते हैं तो मेघ जोड़ आलय, मेघ प्लस आलय, इसका भी अर्थ निकल रहा है और इसका भी अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब दिल्ली में रहते हैं तो आई लिव इन दिल्ली, लेकिन मेघालय में रहते हैं आई लिव इन द मेघालय होगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव नाम होगा, जिसका अलग अलग हो जाएगा, उसी में द लगेगा, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा बाबू, उसमें द नहीं लगेगा। लेकिन किताब में क्या लिखा रहता है कि कुछ एक्सेप्शन है जिसमें द लगता है, एक्सेप्शन नहीं है, रूल है। डिस्क्रिप्टिव है तो द लगेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो द नहीं लगेगा। जैसे पटना को अलग